वाशिंगटन में पोलिंग का अमल जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से ही मोहम्मद आतिफ, उनसे बात करते हैं। आतिफ, बताइएगा पोलिंग के पूरे अमल को कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, पोलिंग का अमल फिलहाल तो मुल्क भर में अगर कह लीजिए कि मेजॉरिटी को अगर देखा जाए तो अच्छा ही रहा है। कोई ना खुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। कोई एक इक्का दुक्का वाकया अगर कहीं हुआ है तो उसके लिए भी यकीनन तदारुक किया जाएगा। आमतौर पर जो पोलिंग का मरहला यहाँ होता है अमेरिका में, उसमें कुछ ऐसे नाखुशगवार वाकयात नजर नहीं आते। अहम बात यह है कि तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा अफराद ने पोलिंग से पहले ही वोट डाल दिया था। बाकी तकरीबन 8 करोड़ या इससे थोड़े से ज्यादा अफराद जो हैं वो आज बैलेट जाकर पोस्ट कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं अपने मनपसंद उम्मीदवारों को। मैं अभी वॉशिंगटन से मुल्हिका रियासत वर्जीनिया में हूँ। यहाँ पर पोलिंग का वक्त खत्म होगा शाम के 7 बजे। अभी यहाँ तकरीबन 3:15 का वक्त हो रहा है। तो अभी कह लीजिए कि यहाँ तकरीबन पौने 4 घंटे बाकी हैं पोलिंग का मरहला खत्म होने में। कुछ ऐसा ही जो दूसरी मुतसिल रियासत है वॉशिंगटन के साथ, मैरीलैंड, वैसा ऐसा ही वहाँ भी होगा। शाम 7 बजे तक वहाँ भी पोलिंग जारी रहेगी। और एक जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि सेनेट की जो 35 सीटें इस वक्त जिन पर इलेक्शन हो रहा है, उसमें से एक सीट वर्जीनिया की भी है और एक सीट मैरीलैंड की भी है, जिस पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ साथ सेनेट की सीटों में भी इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर न सिर्फ जो वोटर्स हैं वो न सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वोट डाल रहे हैं, बल्कि अपने अपने सेनेटर के लिए भी वोट डाल रहे हैं। जी मोहम्मद आतिफ, बताइएगा कि टर्नआउट कैसा है, लोग कितनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? देखिए, अमेरिका में जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 24 करोड़ है। इस मर्तबा उम्मीद की जा रही है कि वोट डालने वालों की तादाद 18 से 19 करोड़ हो सकती है। 2020 इलेक्शन में वोट डालने वालों की तादाद तकरीबन 66% थी टोटल वोट में से। तो अगर इस मर्तबा भी इतना ही वोट पड़ता है तो काफी बड़े नंबर्स होंगे। लेकिन ये भी तवक्को की जा रही है कि इस मर्तबा नौजवान ज्यादा मुतहर्रिक हैं। चाहे वो नौजवान खवातीन हैं या नौजवान मर्द हैं, वो बहुत मुतहर्रिक हैं। और जाहिर बात है, जो वोट एलिजिबल वोटर्स का इजाफा है वो नौजवान वोटर्स की वजह से ही होता है। तो हो सकता है कि इस मर्तबा वो लोग जिन्होंने वोट डाला है उनकी तादाद तकरीबन 19 करोड़ के करीब हो। लेकिन ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा इलेक्टोरल सिस्टम है, बहुत बड़ा वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है। चप्पे चप्पे पे स्कूल्स हैं जिनमें पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3 एलिमेंट्री स्कूल हैं, दो मिडिल स्कूल हैं और 2 हाई स्कूल हैं। इसी तरह लाइब्रेरीज के अंदर भी पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। तो वो गहमा गहमी या वो रश किसी एक पोलिंग स्टेशन के बाहर नजर नहीं आता, जो कि आपको बहुत ही जो कंडेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं उनमें नजर आता है। ये रियासतें जो हैं ये ज्यादातर सेमी अर्बन या सेमी सब अर्बन रियासतें कहलाती हैं। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है यहाँ पे, जहाँ पर ज्यादा लोग जाते हैं, वो वाशिंगटन से बिल्कुल जुड़ा हुआ एरिया है और वो इतना बड़ा नहीं है। 30 माइल्स का रेडियस अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, जिसमें पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन जब आप उससे बाहर जाते हैं तो पॉपुलेशन बहुत ही स्कैटर्ड होती है। तो वो गहमा गहमी जो इलेक्शन के दिन की होती है, जैसे अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो वैसी गहमा गहमी यहाँ अमेरिका में नजर नहीं आती। जी मोहम्मद आतिफ, बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं? सिक्योरिटी के इंतजामात कोई खास यहाँ नहीं होते। पोलिंग स्टेशंस के बाहर मिलिट्री को डिप्लॉय नहीं किया जाता, पुलिस को डिप्लॉय नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे नाखुशगवार वाकयात नहीं होते। किसी भी दो पार्टियों के लोगों के दरमियान झगड़े नहीं होते, फायरिंग नहीं होती। एक पार्टी के अफराद दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर या उनके पॉलिटिकल ऑफिस के ऊपर, उनके कैंप के ऊपर जाके अटैक नहीं करते। यहाँ जो पार्टियों के कैंप्स लगे होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, उसमें एक या दो अफराद होते हैं और वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो एक सैंपल बैलेट देते हैं कि उनकी पार्टी के नजरियात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप किन कैंडिडेट्स को वोट दें, किन इश्यूज पर वोट दें। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं। मैं फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया का रिहायशी हूं। यहाँ कैंडिडेट्स के अलावा 3 और सवाल बैलेट पर थे, जिनमें से एक ये था कि क्या काउंटी को बॉन्ड्स इशू करने चाहिए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, क्या काउंटी को बॉन्ड्स इशू करने चाहिए हैं सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, और एक और सवाल भी था। तो इस पे भी फिर पार्टी बताती है कि हमारा इस पर क्या मौक़िफ़ है, हमारा क्या नजरिया है। और जहां तक
तक ओवरऑल सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो जो कैंपेन हेडक्वार्टर्स हैं उनके बाहर सिक्योरिटी ज्यादा है। चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पर 2 मरतबा कातलाना हमला हुआ, इसलिए उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं जहां उन्होंने आज शाम मौजूद होना है, उनका सारा कैंपेन स्टाफ, उनके वॉलंटियर्स, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स वहां मौजूद होंगे। वहां सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत सख्त है। इसी तरह कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चुना है अपने हेडक्वार्टर्स के लिए। तो उसके बाहर भी सड़कें बंद कर दी गई हैं, आम लोगों का दाखिला एक खास जगह से आगे बंद कर दिया गया है, वहां भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। और ओवरऑल शहर में भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नजर नहीं आती। तो सिर्फ ये 2 जगह हैं जहां पर सिक्योरिटी ज्यादा है। व्हाइट हाउस के बाहर जो एक्सेस है उसको जरा बंद किया गया है, वहां पर फेंसिंग कर दी गई है। शायद इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता इलेक्शन के बाद जो हंगामे हुए थे 6 जनवरी के, वैसा कोई वाकया ना हो, लोग एकदम से जज्बाती हो के बाहर ना आ जाएं और व्हाइट हाउस की तरफ ना आ जाएं। तो यहां तक तो हमें सिक्योरिटी नजर आती है, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर सिक्योरिटी नहीं है। जी आतिफ, बताइएगा कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनका क्या रुझान है, वो आप क्या देख रहे हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? मुसलमानों का वोट इस वक्त अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर एक रियासत में बहुत ज्यादा अहम है, और वो है रियासत मिशिगन, जहां मुसलमानों का वोट तकरीबन 3 लाख के करीब है। और उसमें ज्यादातर तादाद अरब नजाद मुसलमानों की है, यानी वो मुसलमान जो अरब मुल्कों से आए हैं। उनमें अफ्रीकन अरब्स भी शामिल हैं और उसमें गल्फ अरब कंट्रीज भी शामिल हैं। उनका वोट बहुत ज्यादा अहम है। और मिशिगन इस वक्त एक स्विंग स्टेट भी है। लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों की हिमायत में वहां की जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने बयानात दिए हैं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमगेज, उसने कमला हैरिस को एंडोर्स किया है। इसी तरह एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मिशिगन में जिन्होंने सदर ट्रंप की रैली में जाके उनको एंडोर्स किया और कहा कि वो एंडोर्स करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि सदर ट्रंप एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं, और अगर साबिक सदर ट्रंप दोबारा सदर बन गए तो वो जो फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा है उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि वो जंग भी खत्म करवाएंगे। लेकिन फिर इसी तरह से जो ग्रुप्स कमला हैरिस को एंडोर्स कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि कमला हैरिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमला हैरिस ये चाहती हैं कि फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है ये ख़त्म हो। फिलहाल जो हमास और इसराइल के दरमियान जंग जारी है वो फ़ौरन जंग ख़त्म हो और उसके बाद एक मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ा जाए। तो दोनों उम्मीदवारों की सपोर्ट में मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लॉक ऐसा भी है जो ये कहता है कि वो इन दोनों उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा, क्योंकि इनके ख्याल में उनकी पॉलिसी वाज़े नहीं है। मैं ये भी बताता चलूं कि कमला हैरिस जहां ये कहती हैं कि उनकी तरजीह होगी कि इस जंग को खत्म करवाया जाए, फलस्तीन के तनाज़े को हल करवाया जाए, लेकिन साथ ही वो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान भी करती हैं। वो कहती हैं कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक है। इसी तरह साबिक सदर ट्रंप भी इस के मुकम्मल दिफा में उनके साथ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है। लेकिन जिल स्टाइन एक थर्ड पार्टी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि वो इस जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म करवाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिकी रियासत में थर्ड पार्टी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करती कि वो कुछ कर सके। उनका जो वोट होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर हम मिशिगन की रियासत में थर्ड पार्टी के वोट का अंदाजा लगाना चाहेंगे तो वो महज 1 से 2% होगा पूरी रियासत के वोट का। इसलिए वो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं ला सकेंगी क्योंकि उनका इलेक्ट होना नामुमकिन होगा। लेकिन ये है कि जो वोट उनको पड़ेगा वो वोट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का वोट है जो कि अब थर्ड पार्टी को जाएगा। और अगर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वोट डालने के लिए बाहर नहीं जाती, या मिशिगन के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट नहीं डालती, तो फिर यकीनन मिशिगन से जो रेस के नताइज हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी, मुसलमानों की बात हमने की। आतिफ, बताइएगा कि स्विंग स्टेट्स में क्या रुझानात हैं, किसको बरतरी हासिल है, कौन से स्विंग स्टेट्स में कौन आगे है? तकरीबन 7 स्विंग स्टेट्स में दोनों कैंडिडेट्स का नेक टू नेक मुकाबला है। एक जितनी ही मकबूलियत है व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल पॉलिसीज। लेकिन अगर हम बात करें कुछ खास इश्यूज की, जैसे
इकोनॉमी है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या अबॉर्शन राइट्स हैं, तो अबॉर्शन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इसमें कमला हैरिस को बर्तरी हासिल है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी की और अगर हम बात करें इमिग्रेशन के इशू की, तो उस पे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप का ज्यादा साथ देते हैं। जो ये चाहते हैं लोग कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी जरा सख्त हो, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमी का जहां तक ताल्लुक आता है तो पूरे सभी रियासतों में सदर ट्रंप का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन इकोनॉमी वाहिद इशू नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोगों ने वोट देना है। जो अबॉर्शन का इशू है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इशू है, वो इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इशू है। इस हद तक बड़ा इशू है कि 10 रियासतों ने यह फैसला किया कि इस मरतबा वो अपने बैलेट पेपर पर यह सवाल दर्ज करेंगी अपने रिहायशियों के लिए कि क्या वो ये चाहेंगे कि उनकी रियासत में अबॉर्शन का हक हर खातून को हासिल हो। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो ये इशू बेस्ड डिफरेंस हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल होलिस्टिकली देखते हैं कि किसके पास कितनी सपोर्ट है, तो नेक टू नेक मुकाबला है। 47% या 46% या 48-48% पॉपुलैरिटी है दोनों कैंडिडेट्स की। जी, मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। आपसे फिर रब्ता करेंगे और आपसे और तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।